स्वागत है ऑन बिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानी सुनिए। देखते हैं आज की बड़ी खबर। वाकिफ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए लाइव लखनऊ में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की एक बड़ी बैठक हुई, जहां जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, सदस्य असउद्दीन ओवैसी, अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद और अन्य ने बैठक में भाग लिया, जहां विधेयक पर राय ली गई। एक थ्रेड एंड वेयर डिस्कशन पूरे देश में हो सके, उस दिशा में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आई है और लखनऊ में हम सुबह 9 बजे से सभी स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। पहले हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात किया, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी, दानिश साहब मंत्री और मोनिका गर्ग और सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इनके साथ काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। जो 44 संशोधन है सरकार के द्वारा, उसके संबंध में सरकार के व्यूज लिए, उनके हम जो भी सबमिशन है उन्होंने दिया। उसके बाद यहाँ पे तमाम जो इस्लामिक सेक्टर्स के और अहले हदीस के, जमीयत उलमा के तमाम तंजीम सब लोग आए थे, जिसमें खालिद रशीद फिरंगी महली साहब और तमाम मौलाना मान साहब, सब लोगों के विचार सुने। फिर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और तमाम कई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी संख्या में न्यायालय के अधिवक्तागण आए, उन्होंने भी अपनी राय दिया है। और अभी कई डेलीगेशंस अभी तुरंत उनसे शाम तक मिलना है। लेकिन ये मैं आपसे कह दूं कि अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की लास्ट विजिट है। हम देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, सब जगह जा चुके हैं। काफ़ी राज्यों से और जो राज्य थे वहाँ बुला करके और सभी से मिल चुके हैं। ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने अपने माननीय सांसदों से इस पे संशोधन मांगा है। जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है, उस पर हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है, उसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है। और फिर 23 तारीख को उन सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे। क्लॉज बाई क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उन क्लॉजेज को पास करते जाएंगे। किसी में डिसेंट होगा वो नोट होगा, अन्यथा वोटिंग से हम क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। सर, जो यूपी की सरकार थी और यूपी के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने क्या पक्ष रखा, क्या कहा? यूपी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने बड़े व्यापक ढंग से सर्वे किया है और अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टीज का कोई डाटा नहीं था, कोई उसके आंकड़े नहीं थे, कितना रजिस्टर्ड है, कितना नहीं है, उत्तर प्रदेश की कितनी प्रॉपर्टी है जिसको किसी ने इंपोज कर रखी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको वक्फ क्लेम कर रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी है कोई और क्लेम कर रहा है। उस संबंध में आज उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना प्रेजेंटेशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रक्चर कमेटी में भी 60 प्रॉपर्टी कही गई थी गवर्नमेंट की है, उस सब पे हमने डिटेल सब चीज़ें करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट। कोई विवाद हुआ? ऐसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इतनी महत्वपूर्ण कमेटी है कि इसमें आपने देखा कि सभी दलों के माननीय सदस्य हैं और एक अच्छे माहौल में सबसे बातचीत हुई। इस देश के शहर के जो अक़लियत के, अल्पसंख्यक के भी सभी इम्पोर्टेंट उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए, उनके साथ अच्छी बातचीत हुई और एक अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। मुझे उम्मीद है कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो वक्फ अमेंडमेंट के लिए हमको सुपुर्द किया गया था, उसको हम एक बैठ के 24-25 के बाद परस्पर सहमति से एक ऐसी रिपोर्ट देंगे जो आने वाले दिनों में जो एक किसी वाकिफ का वक्फ करने का उद्देश्य होता था कि वक्फ
पॉयस पर्पजेज के लिए हो, रिलीजियस पर्पजेज के लिए हो, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए हो। और कोई व्यक्ति अपनी अगर संपत्ति को वक्फ करता है तो इसलिए करता है कि उससे महिलाओं को, खवातीन को, विधवा को, बच्चों को उनकी मदद हो सके एजुकेशन में, हेल्थ में या हर तरह से। तो कोई आदमी इसलिए अपनी खुद की प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है, वो खुद बुद ना हो। जिस तरीके से आज तमाम प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि मुतवल्ली कहीं खुद बुद कर रहा है वक्त की प्रॉपर्टी पे, उसका फायदा किसी गरीब को, पसमानदा मुसलमान को, आम किसी बहन को, खवातीन को, विडो को मिले, उसके बजाय आप देखते हैं रोज शिकायतें ज्यादातर आती है। इसी तरह से कुछ बातें और थी कि वक्फ के नाम पर रजिस्ट्रेशन मुरादाबाद में कहीं हो गया कि एक प्रॉपर्टी 70,000 एकड़ की है, कहीं 8,000 एकड़ की है। वो सबको भी उन्होंने, सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना के कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और निश्चित तौर से सारी प्रॉपर्टीज को हम चिन्हित करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। आखिरी सवाल, अध्यक्ष के नाते आपको लगता है कि अब ये रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं तो सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजेट इशू करके कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बात कही कि 80% के आसपास सुनिए, अभी हम जवाब दिए हैं। ये भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है, उसका गजेट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजेट होता है। उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर को आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए? सर ये आखिरी बैठक थी कहीं ना कहीं। तो इंच की जमीन कहाँ है वो गजेट नोटिफिकेशन सरकार का इशू है। गजेट नोटिफिकेशन कैंसिल करेंगे क्या? वो कौन सा कहाँ पर है? अच्छा, संभल की मस्जिद है, एएसआई का मॉन्यूमेंट है और उस मॉन्यूमेंट के 5 फीट के ऊपर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं, तो 100 मीटर का कानून लागू नहीं होता उसके ऊपर? क्या बात कर रहे हैं? और फिर वो लोग भी तो, वो जो प्रॉपर्टी है 39A में मुरादाबाद की वक्फ की रजिस्टर्ड है वो। देखिए, अब बजट सेशन के आखिरी दिन तक रेजोल्यूशन से पार्लियामेंट ने टाइम दिया है। अब हम तो हमारे चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इसको जल्दबाजी मत करिए, पूरा सुनने दीजिए। और हम कश्मीर के नुमाइंदों को नहीं सुने हैं, बड़े बड़े प्रदेश से गए हैं या वहाँ के लोग आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ना लें। हम हमसे रिक्वेस्ट करेंगे। 25 तारीख को देखिए, आप देखिए वो 24-25 को मीटिंग है, मगर मैं प्रियम्प्ट नहीं कर सकता क्या होगा बोले। पिछली कुछ बैठकों में देखने को मिला था हिंसा हो हाँ? गई, सांसद आपस ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट का एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले
1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? पर कहीं ना कहीं ये जो वक्फ एक्ट है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, तो देश के मुसलमान क्या चाहते हैं? वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। कौन सा एक्ट? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। जहां तक हम जानते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब हैं। सब ने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है। सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड है, क्या कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, और मुसलमान को, मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। तीसरा, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को हम पावर देंगे। कलेक्टर कैसे पावर देगा? वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। हाँ। चौथा, आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे। वक्फ बाय यूजर तो अगर खत्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर, उसका क्या होगा? तो ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। इस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म, ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहाँ लाया जा रहा है, बताइए हमको। ये तो सरकार की तरफ से चल रही है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है, या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है, और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का, वो बहुत पॉजिटिव माना। सर, जो बात सामने आ रही है कि जो 14,000 हेक्टेयर की बात हो रही है, गवर्नमेंट के लिए 11,000 हमारा है, उसमें लखनऊ का जो इमामबाड़ा वगैरह है वो उसके बारे में भी चर्चा हुई है, तो उसका क्या कंक्लूजन निकला है? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं रही है कि जिसमें जो है किसी इमामबाड़े को गवर्नमेंट क्लेम कर रही हो। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डेटा है, जो पूर्व में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा जो है काफ़ी इनकम्प्लीट रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में परेशानी आ रही है, उसका क्षेत्रफल निकालने में परेशानी आ रही है। क्या नजूल की जमीन को लेकर भी कुछ मामला है, उसको लेकर भी बात चल, नजूल की जो जमीन है उसको लेकर भी कोई बात चल रही है? गवर्नमेंट कह रही है हमारी है, वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारा है, ऐसा कुछ नहीं। कई संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है, वो ब्रिटिश टाइम से नजूल में दर्ज है, जो कि वक्फ बाय यूजर हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वक्फ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात है। सर, जो जेपीसी की जो रिपोर्ट होगी, क्योंकि 31 तारीख को पेश होनी है संसद में, क्या आप उसको वक्फ बोर्ड मानेगा जो भी रिपोर्ट जाएगी? देखिए, अब उनकी काफ़ी मेहनत रही है, कई स्टेट वो घूमे हैं, उन्होंने सबसे जो है सजेशन लिए हैं स्टेक होल्डर्स से। अभी भी ऊपर जो है लखनऊ के काफ़ी बड़े संगठनों से उनकी जो है चर्चा चल रही है, उन्होंने इनपुट्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है, और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। लखनऊ में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक की गई। इस बैठक में जेपीसी के अध्यक्ष शामिल हुए, साथ ही इस बैठक में जेपीसी के तमाम सदस्य और लखनऊ के तमाम बड़े जो मुतवल्ली थे वो भी शामिल हुए। साथ ही इस बैठक के बाद दानिश अंसारी ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए यूज हो,
उनके आने वाले भविष्य के लिए यूज हो, साथ ही उनके जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनकी बेहतरी के लिए यूज हो। और साथ ही जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है, ये मुस्लिम समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड जो ये बिल है वो वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर देगा, ना कि उनकी बेहतरी के लिए साबित होगा। साथ ही आपको बता दें, इस बैठक में सभी जो सदस्य हैं उनकी राय ली गई है और साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही कि जो ये बिल है वो जो बजट सत्र है उसमें पेश किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में लागू इमामबाड़े के जीर्णोद्धार का काम जल्द शुरू होगा, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। इमामबाड़े के आसपास के क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा और नए आगरा भाग दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। छोटे इमामबाड़े लंबे समय से उपेक्षित है, लेकिन अब बहाली के लिए तैयार है। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार चुनी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री ने पहले 24,000 नौकरियां पैदा कर दी है। सर 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं सरकार का कार्यकाल, नायब सैनी की सरकार का काम हो पाए हैं? देखो, अगर सरकार की बात करें, तीसरी बार जनता ने हम पर विश्वास दिखाया, जताया है और तीसरी बार हमारी सरकार, हरियाणा जब से बना है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है। तो जो जनता ने विश्वास हम पे दिखाया, जो हमारी प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, नीयत, नीति, जो विकास हमने किए, उस पर हमारी सरकार तीसरी बार आई। और रही कामों की बात, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले 24,000 से ज़्यादा नौकरियां जो एक ही कलम से लगाई। तो इससे पता लगता है कि किस तरह की जो हमने वादे किए, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में वादे किए, पूरे करने के लिए, उसके लिए अभी से ही हमने तैयारियां शुरू कर ली है। अधिकारियों की बैठक 2-3 बार हमारी हो चुकी है। अभी जो भी घोषणा पत्र में हमारी मांगे हैं उनको सबको जल्दी से जल्दी और कैसे पूरा करें, उसके लिए बैठक और भी आगे हमारी होंगी। और इसी तरह से पटवारियों की बात करें और जो भी हमारी घोषणाएं हैं उनको जल्दी पूरा किया जाएगा। पटवारियों की आपने बात की, तो पटवारियों की जो सूची आई थी कि भ्रष्ट हैं पटवारी, उसमें फिर अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये कहां से आई, इसकी जांच होगी और जो भ्रष्ट हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी। आप इसको कैसे देखते हैं कि सूची बाहर आ गई इस तरीके से खुफिया? देखो, इसकी जांच हो रही है कि भाई किस तरह से ये बाहर आई है और इस पे जांच के बाद ही हम बता पाएंगे और कार्रवाई जरूर होगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जब सूची बनी है तो जब भी बनी है उनकी पूरी तहकीकात करके, उनका पूरा जानकारी लेके, उनकी पूरी इंक्वायरी लेकर ये सूची बनाई गई है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन एक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 100 दिन के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है। देखो, बेरोजगारी की बात करें, 24,000 नौकरियां दी हैं, पटवारियों को भी हमने लगाया नए, तो अभी तो 100 दिन ही हुए और आने वाले समय में जो भी हमने घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में दिया है, लिखा है, उसके पूरे वादे जो हमने जनता से किए पूरा करेंगे, ये आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन जो पटवारी नाराज हैं इस सूची के आने के बाद और कई जगह पर उन्होंने काम बंद कर दिया है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी वो कर रहे हैं, उसको कैसे संभालेंगे? देखो, जो भ्रष्ट है, जो जिसके नाम इनमें आए हैं, उनको तो दिक्कत होगी और ये पहली बार हुआ है इस तरह से किसी भी सरकार में कि इस तरह की कोई एक सूची बनाई गई है। तो इस पे तो आप लोगों को भी, सबको इसकी सराहना करनी चाहिए कि इस तरह से कोई अगर सरकार ही कह रही है कि ये लोग भ्रष्ट है, काम नहीं करते या जनता के साथ सही तरह से व्यवहार नहीं करते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तो सही है और होनी भी चाहिए। मंत्री जी, इसमें जो तहसीलदारों का भी आ रहा है कि कह रहे हैं कि आगे जो कार्रवाई होगी तहसीलदारों का, उसमें अगला नाम लिस्ट में। देखो, कोई भी अधिकारी,
कोई भी पद पे हो, किसी पोस्ट पर हो, अगर वो भ्रष्ट है या गलत करता है या जनता के साथ व्यवहार सही नहीं है, पब्लिक डीलिंग ठीक नहीं है, वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, कितने भी बड़े पद पर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने पिछले दिनों ये लागू किया था कि हर डिपो पे सीसीटीवी लगेगा और वो पूरी देखरेख होगी। अभी क्या आगे प्लानिंग है और अब तक 100 दिनों में क्या कर पाए हैं आप अपने विभाग के लिए? देखो, टेंडर की उसकी प्रोसेस चालू हमने कर दी है और जल्दी उम्मीद है कि उसके टेंडर हो जाएंगे, और जैसे ही टेंडर हो जाएंगे तो फिर जिसकी जो भी एजेंसी या जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसका टेंडर लेगा, उसके द्वारा ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 महीने में ये सभी राशन डिपो पे जो 10 के 10,000 करीब 10,000 के करीब जो डिपो हैं राशन डिपो, उन पे कैमरे लग जाएंगे। ये सुनिश्चित हो चुका है कि सभी जो कार्ड धारक हैं उनको राशन जिनको मिलना चाहिए वो मिल रहा है, या अभी भी कुछ शिकायतें हैं और कहीं आप कार्रवाई करने के? देखो, जो भी हमें शिकायतें मिली हमने उन पे कार्रवाई की, और आगे भी अगर हमें कोई शिकायतें मिलेंगी उन पे कार्रवाई हम करेंगे। और इसके लिए जांच हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 4-4 डिपो हर एक अधिकारी ले और महीने में 4 डिपो के ऊपर जाकर मौके पे मुआयना करे कि किस तरह का कोई शिकायत है नहीं है, राशन सही तरह से मिल रहा है नहीं मिल रहा, या कोई पब्लिक की या कंज्यूमर की उपभोक्ता की कोई और दिक्कत है और कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई राशन डिपो वाले के खिलाफ करे, या जो भी कमी पाई जाए, जो भी उसमें सम्मिलित हो उसको कार्रवाई करें। सर, शिकायतें किस तरह की आ रही हैं डिपोओं की ओर से आपके विभागों की? क्योंकि डिपो धारक जो होते हैं वो कई तरह कैसे काम करते हैं जिससे लोगों को राशन मिल पाता है, राशन खराब हो जाता है या वो घपला उसमें कर देते हैं, तो किस तरह की शिकायतें आपको अब तक मिली? देखो, मुझे उकलाना हिसार से शिकायत आई थी कि वो जो गेहूं की हमारी बोरियां हैं उनको गीला करके पानी डालकर उसका मॉइस्चर और वेट बढ़ाकर उसको दे रहे हैं। तो मौके पे मैंने देखा, मुझे पाया कि भी कुछ बोरियों में उन्होंने पानी मिलाया है, पानी डाला था, तो हमने तुरंत कार्रवाई की। 4 अधिकारियों को ऑन द स्पॉट ही हमने उनके खिलाफ सस्पेंड किया उनको, और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो चल रही है, और जो भी ऐसे आगे शिकायतें आएंगी उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। एक कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं यहाँ पर कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनकी संख्या हरियाणा में बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्या हरियाणा गरीबी की तरफ जा रहा है, गरीबों की संख्या ज्यादा होती जा रही है? देखो, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हमने जो लिमिट आय जो है उसकी 1,20,000 पूरे भारत में है, हमने उसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया। तो जो 60,000 का जो स्लैब बढ़ा उसमें जो भी लोग और ऐड हुए तो उनको हमने सबको इसमें कंसीडर कर लिया। और पहले ये विपक्ष के लोग जब हमारे कुछ लोगों के राशन कार्ड कम हो गए थे या हटा दिए गए थे या कट गए थे किसी भी कारणवश, तो ये बोलते थे कि आप लोगों ने बहुत से लोगों के ये राशन कार्ड कम कर दिए या काट दिए। अब हमने जोड़ दिए या जुड़ गए तो अब इनको वहाँ भी दिक्कत है, कटने में भी दिक्कत है, जोड़ने में भी दिक्कत है। तो ये लोग अपना स्पष्ट बताए कि चाहते क्या है, जोड़ना या कटवाना। ये कटवाना चाहते हैं तो वो भी बताए कि भाई लोगों के जुड़ गए तो उनके काटना चाहते हैं, तो उस पर भी हम अपना दे बयान कि भाई ये लोगों के ज़्यादा हुए उनको कम करें या काटें, उस पर भी हम देख लेते हैं, बात कर लेंगे। एक मंत्री जी, जो बड़ौली जी का मामला चल रहा है उसमें अनिल विज जी ने कहा कि पार्टी की प्रायोरिटी बरकरार रखने के लिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मामले को किस तरह देखते हैं? देखो, इसमें अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी जो है इस तरह के जो पॉलिटिकल स्टंट होते हैं हमारे, जो आप अपने जो गवाह था उसने भी बयान दिए हैं कि भाई इस तरह का कुछ नहीं हुआ, सब ये पॉलिटिकल स्टंट है और इसमें कुछ उनका कुछ लेना देना नहीं है। और इस तरह की जो बातें हैं ये सारी आप थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए ऑन बिग टीवी।